आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 5 सितंबर को शाम 4 बजे हिटेक्स माधापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 5000 नवनियुक्त ग्राम राजस्व अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव ने कहा कि इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि विभिन्न जिलों से यात्रा करने वाले नियुक्त लोगों के लिए विशेष आरटीसी बसों की व्यवस्था की जाए। 120 से अधिक बसें आवंटित की गई हैं। इस निर्देश के साथ कि वीआरओ दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। साइबराबाद पुलिस आयुक्त को कार्यक्रम के लिए यातायात और पार्किंग सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है। बीआरएस के नेता और एमएलसी के कविता ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि मैं बीआरएस से इस्तीफा दे रही हूं और अपना एमएलसी का पद भी छोड़ रही हूं। आपको बता दें कि बीआरएस ने मंगलवार को कविता को पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। कविता ने अब इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं। कि कविता ने कहा, कल दोपहर मुझे मीडिया के जरिए से पता चला कि बीआरएस ने मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया है। मैंने कभी भी तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन बीआरएस के कुछ नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। वही आगे उन्होंने कहा कि मेरे पिता पर मुझे पार्टी से निकालने का दबाव डाला गया है, लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ। इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊँगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूँ कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। बीआरएस द्वारा एमएलसी के कविता को निलंबित करने के बाद भाजपा नेता बुरन नरसैया गौड़ ने आज आरोप लगाया कि बीआरएस शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। एक मीडिया से बात करते हुए बुरन नरसैया गौड़ ने कहा, यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी में भ्रष्टाचार के उनके आरोपों से यह साबित होता है कि बीआरएस शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कालेश्वरम परियोजना को सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन 21 महीने की देरी के बाद यह सभी सबूतों को नष्ट करने जैसा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्टी को भी दोषी ठहराया और वादा किया कि अगर भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह कांग्रेस नेताओं की सभी भ्रष्ट गतिविधियों की जांच करेंगी। उन्होंने कहा, पिछली पार्टी के भ्रष्टाचार से भी अधिक कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की पैरवी करती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना में रियल एस्टेट में भारी गिरावट आई है। एक बार जब भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आएगी
तो वह कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक विधायक और मंत्री द्वारा किए गए सभी भ्रष्ट सौदों और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों की जांच करेगी। कविता की पूर्व सांसद और बीआरएस की वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका निलंबन तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। पार्टी नेतृत्व के साथ उनके मतभेद, खासकर कार्यक्रम परियोजना को लेकर और प्रमुख नेताओं की आलोचना से कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडेम जिले के बेंदालापाडु गांव में इंदिरम्मा घरों के पहले बैच का उद्घाटन किया। भद्राद्री कोटागुडेम जिले में 312 इंदिरम्मा घरों को मंजूरी दी गई। इनमें से 238 कोया जनजाति समुदाय के थे। मुख्यमंत्री ने 3 सदनों के गृह प्रवेश समारोह में हिस्सा लिया। वही आपको बता दें कि पिछले साल 11 मार्च को सीएम रेवंत रेड्डी ने भद्राचल में सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर की यात्रा के दौरान पूरे तेलंगाना में इंदिरम्मा घरों के निर्माण की घोषणा की थी। 6 सितंबर को होने वाले मुख्य गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में अब केवल 3 दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में शहर में सड़कों पर बैरिगेटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग का काम तेजी से चल रहा है। जीएचएमसी अधिकारियों ने आज बताया कि मुख्य केंद्रीकृत जुलूस बालापुर गणेश लड्डू नीलामी के बाद शुरू होगा। बालापुर गणेश प्रतिमा जुलूस शुरू होने के बाद अन्य प्रतिमाएं भी अपने पंडालों से जुलूस शुरू करेंगे और चार मीनार और एमजे मार्केट जैसे प्रमुख स्थानों पर मुख्य जुलूस में शामिल होंगे। इसके बाद जुलूस हुसैन सागर जाएगा, जहां मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। जीएचएमसी आयुक्त आरवी कर्ण ने आज बालापुर गणेश का दौरा किया और वहां से टैंक बंड स्थित जीएचएमसी कार्यालय तक की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नगर निगम गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अपना सड़क सुरक्षा अभियान जारी रखे हुए हैं। इसी बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन पर चर्चा के लिए पुलिस विभाग और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति द्वारा एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बेंगलुरु मैसूर के बीच नाइस रोड परियोजना पर कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट ने नाइस कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के मामलों को देखने के लिए एक उप समिति का गठन किया है, जो 2008 में शुरू हुई थी और अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। परिधि सड़क का केवल 42 किलोमीटर पूरा किया गया है। भूमि इस कंपनी को सौंप दी गई है। कंपनी ने कई बार समझौते का उल्लंघन किया था और जमीन नहीं सौंपने के लिए सरकार को दोषी ठहराया था। कैबिनेट उप समिति इस पर गौर करेंगे। पूरे प्रोजेक्ट के हर पहलू की जांच की गई है। कर्नाटक सरकार सितंबर के पहले सप्ताह से देवदासी प्रथा से जुड़ी महिलाओं का एक नया सर्वे शुरू करने की संभावना है। लंबे समय से लंबित इस सर्वे का उद्देश्य उन देवदासी महिलाओं की पहचान कराना है जिन्हें अभी तक मौजूदा कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। पिछला राज्यव्यापी सर्वे 2008 में किया गया था, जिसमें 40,000 से ज़्यादा देवदासियों की पहचान की गई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में देवदासी प्रथा पर 1984 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस नए सर्वे का उद्देश्य जीवित देवदासियों की सही संख्या की पहचान करना, उनके जीवन स्तर का आकलन करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनका समावेश सुनिश्चित करना है। अधिकारी स्वास्थ्य सेवा, आवास लाभ, पेंशन और आजीविका सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस सर्वे से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव का भी पता चलने की उम्मीद है, क्योंकि देवदासियों के बच्चे को अक्सर भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की मांग पर एक महिला पत्रकार को कर्नाटक कांग्रेस विधायक अरविंद देशपांडे के जवाब पर बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि मूल रूप से कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। यह महिलाओं और पत्रकारों के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। मूलतः ओरिजिनली कांग्रेस एक महिला विरोधी, मातृ विरोधी पार्टी है। इसलिए कुछ दिन पहले उनका जो बयान आया प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री जी बड़े भावुक होकर बोले कि कैसी गालियां दी हैं उनको, उसके बाद जो अजय राय ने महिला विरोधी एक टिप्पणी की आरएसएस के लोगों पर, अब जो आरवी देशपांडे जी जब एक महिला पत्रकार उनसे जन सुविधा एक हॉस्पिटल के बारे में पूछती है तो वो उनको धिक्कारते हुए कहते हैं कि तेरी डिलीवरी मैं करवा दूंगा। मतलब कि महिला और पत्रकार के लिए कांग्रेस क्या सोच रखती है। ये सो कॉल्ड लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी नहीं है। ये है लड़की हूं तो गाली खा सकती हूं पार्टी। मतलब कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है, ये कांग्रेस बार बार प्रमाण देती है।
और इस पर माफी मांगने के बदले कांग्रेस ब्रेजनली इसको डिफेंड करती है। माताजी को गाली दी, भारत माता को भी गाली दी, मोदी जी की माताजी को भी गाली दी। अभी तक माफी मांगी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने? नहीं। अब प्रियंका वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आरवी देशपांडे जी के इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड लेंगी वो? इसी प्रदेश केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि केरल शहरी नीति आयोग नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य है। उस आयोग ने 30 मार्च 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जहां तक शहरीकरण का सवाल है, आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। हमें उम्मीद है कि ये सिफारिशें राज्य को एक उचित और वैज्ञानिक शहरी नीति बनाने में मदद करेगी। इसलिए शहरी आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए हमने 12 से 13 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और मंत्री और भारत के विभिन्न राज्यों से और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के नौकरशाह भाग लेंगे। इसलिए यह कॉन्क्लेव हमें शहरी नीति आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में मदद करेगा। यह शहरीकरण की प्रक्रिया के प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य चुनौतियों का सामना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए एक नीति बनाना है। केरल के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने 3 जिलों वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार भारी बारिश 24 घंटों में 115.6 मिमी से 204.4 मिमी बारिश होने की स्थिति को कहते हैं। त्रिशूल, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 घंटों में त्रिशूल, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश और 30 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने कहा कि अन्य सभी जिलों में भी 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके प्रभाव में केरल में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन सरकार इस संकट से बचने की कोशिश में लगी हुई है। अमेरिका के अनुचित और अन्यायपूर्ण टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद सक्रियता के साथ विकल्प तलाशने के पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी निकट भविष्य में देश को भरपूर फायदा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के प्रमुख देवगौड़ा ने कहा कि अमेरिका को अंत में अपने रुख पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि धर्म भारत के पक्ष में है और यह देश दुनिया में किसी भी अन्य देश की तरह आर्थिक, जनसंख्यायिक और लोकतांत्रिक लाभों का मिश्रण प्रदान करता है। देवगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, मैंने आपकी जापान और चीन यात्रा की खबरों पर बारीकी से नज़र रखी। लाखों भारतीयों की तरह मुझे भी यह देखकर राहत मिली कि अमेरिका द्वारा अनुचित और अन्यायपूर्ण टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद आप सक्रिय रूप से नए विकल्प तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा बहुत सफल रही और भारत आपकी बातचीत और नई पहलों पर ज़रूर लाभ उठाएगा। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पळनिस्वामी पर डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवन ने कहा कि अपने सभी भाषणों के दौरान उन्हें डीएमके सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के बारे में बात करने की परवाह नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम करने में विफल रहे हैं, इसलिए वे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में योगदान के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। आगे उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खजाने प्रावधान सभी क्षेत्रों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।